पेजेस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। टोटल 13 पेज या 14 पेज का है, बट यहाँ पे चूंकि हमको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी को ये माइक साइलेंट कर ले तो शायद रिकॉर्डिंग में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, तो बोला गया कि एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा जो बोलता है कि जो अकाउंटिंग डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे दो सवाल आ गए, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा जो होता है किसी भी चीज का रॉ फॉर्म होता है। ठीक है, रॉ फॉर्म होता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। अब बात आता है जी कि रॉ फॉर्म में मतलब क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, टेबल हो सकता है, ठीक है, दूसरा ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स लाइक वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास डेटा होता है। अब डेटा से जब इंफॉर्मेशन बनता है तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जहां से आपको इंफॉर्मेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इसको कह सकते हैं कि ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। तो एआईएस जो होता है वो क्या करता है, ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, यानी सीबीआईएस है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ कंपोनेंट काम करते होंगे। क्या क्या कंपोनेंट काम करते हैं, तो एक तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम काम करता होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, प्रोसेस एंड मैन पावर, नेटवर्क, ये सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे जब काम करते हैं तो क्या होता है, डेटा को पहले वो लेते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करते हैं और जो यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे गिव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड है, इन्होंने बोला जी कि अकाउंटिंग डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पेपर बेस्ड। तो यानी जो फंडामेंटल एलिमेंट्स थे, यानी कि पहला जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंज ऑफ इक्विटीज, वट एवर बी द थिंग्स। तो क्या करते हैं, यूजिंग द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पेपर बेस्ड अकाउंटिंग बट विथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सीबीआईएस में जो काम पहले हम मैनुअल करते थे, एक बंदा डेटा रिकॉर्ड करता था, अब उसके जगह पे हमारा पास आ गया क्या, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया। फिर उसके बाद वहाँ से क्या होता है, सिस्टम अपने आप उसको जीएल पे लेके जाता है, यानी लेजर बन जाता है। जब जीएल को कंबाइन करके चेक करता है तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। और फिर सिस्टम में आज का जो सिस्टम इतना एडवांस कि ट्रायल बैलेंस भी सिस्टम दे देता है और साथ में आप बोलते हैं तो इनकम स्टेटमेंट यानी पीएल बैलेंस शीट भी आपको बना के दे देता है। और थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट करते हैं तो सिस्टम आपको कैश बेसिस आपको कैश फ्लो भी निकाल के दे देता है। दिस इज द फीचर्स, दिस इज द एडवांटेज ऑफ सीबीआईएस, एआईएस, अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात बोल रहा है कि कौन कौन सा सिस्टम जो होता है ऑटोमेट हो जाता है एआईएस में। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एआईएस, यानी एआईएस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, जर्नल, लेजर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब बात आता है जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, आई बिलीव हमको ताहिर भाई अच्छा से बता सकते हैं। ताहिर भाई, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बताएं। सर, चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिक होता है हमारे, जिसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और एसेट्स वगैरह की लिस्ट का नाम है। हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है, और कोई आदमी एक बार आइडिया दे चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। सीधा ये होता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, साथ में ये आपको ग्रुपिंग प्रोवाइड करता है। ग्रुपिंग, पेरेंट अकाउंट, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन जो आप बोलते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। इस ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज द इनकम स्टेटमेंट आइटम और इट इज अ बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, तो ये सारे पूरे एक ट्री की तरह होती है जहां पर आपके पूरे फॉर्मेट्स होते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक मैंने 3-4 अकाउंटिंग सिस्टम पे काम किया है, तो वहां पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन किए जाते हैं तो वहां पे उन्होंने ऐसे डिजाइन किया होता है कि प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग,
तो आई हैव सीन के एसेट को वो 1 से डिनोट करते हैं, लाइबिलिटी को 2 से डिनोट करते हैं, इक्विटी को 3 से डिनोट करते हैं, इनकम को 4 से डिनोट करते हैं, एक्सपेंस को अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो 5 से और इनडायरेक्ट है तो 6 से। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह से होता है। किसी किसी ईआरपी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चक्कर नहीं होता, तो वो डायरेक्ट 5 से भी डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 अच्छे ईआरपी के बारे में। एक ये स्टैंडर्ड में भी आ जाएगा? नहीं, ये जब SAP में या कोई ईआरपी में जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करते हैं तो उसका जो टूल बनता है। सर रिसेंटली मैंने ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया था नेटस्यूट में, ओरेकल नेटस्यूट में। अच्छा ठीक है, तो उसमें भी यही सेम सीक्वेंस है जो आप बता रहे हैं। जैसे 1 से हमने एसेट को किया था, 2 से लायबिलिटी को, 3 से इक्विटी को, और 4 से हमने रेवेन्यू, एंड 5 से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ सेल, एंड 6 से हमने जो है ना वो किया था उसको G&A किया होगा आपने, G&A। नाज भाई, और लेजर एंड अकाउंट क्या फर्क है? लेजर एंड अकाउंट्स क्या फर्क है? देखिए, अकाउंट्स जो होता है वो कंबाइंड होता है। लाइक हम बोलते हैं कि लेजर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है रेंट का लेजर है, ठीक है। जब हम अकाउंट्स वर्ड यूज करते हैं तो हम उसको बेसिकली जो मीन करते हैं वो 3 लेवल से करते हैं। जो हम लोग अकाउंट्स में बेसिकली जो पुराना अकाउंटिंग में व्हाट वी हैव लर्न कि इधर ये पर्सनल नेचर का होगा या रियल नेचर का होगा या फिर नॉमिनल नेचर का होगा, ठीक है। तो व्हेन से अकाउंट्स तो हमारे जहन में दिस क्लासिफिकेशंस कम। व्हेन से लेजर, तो लेजर का मतलब उस पार्टिकुलर रेंट या डेप्रिसिएशन के लेजर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है इट इज गेटिंग ग्रुप्ड देयर, ठीक है। तो जब हम अकाउंट्स वर्ड यूज करते हैं तो बेसिकली मींस दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और टेक्निकली अगर और कुछ मजीद डिफरेंस है देन वील चेक इट इनटू द मतलब एक बार गूगल कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जर्नल हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जनरल लेजर में क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है उसका 2 काम होता है, एक समराइजिंग, दूसरा क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल लेजर्स आ गए। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट से हमको पता चल जाता है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वी आर मेंटेनिंग, और उस पे हम कैसे कैसे कॉस्ट को क्लासिफाई किया है, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। मास्टर फाइल क्या होता है? बेसिकली मास्टर फाइल जो होता है उसमें नेचर्स डिफाइन किए जाते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन फाइल से डेटा अपडेट होता रहता है। ट्रांजैक्शन फाइल जो होता है ये सेकेंडरी फाइल होता है, ये जाके मास्टर फाइल को अपडेट करता रहता है। ट्रांजैक्शन फाइल जो होता है वो हमारे ऑपरेशन डेटा होते हैं जो जाके मास्टर फाइल को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। ब्लॉक कोड्स का मतलब वो जो हमने बताया कि एसेट के लिए 1, लायबिलिटी के लिए 2, एक्सपेंस के लिए 5 और कैपिटल के लिए 4, इस टाइप्स के जो सिस्टम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक कोड, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ब्लॉक कोड्स। फिर मॉड्यूल्स में क्या होते हैं कि मॉड्यूल्स को आप ऐसे समझ लें कि आप अगर ईआरपी पे काम करते होते हैं तो एक मॉड्यूल एचआर का होता है, एक मॉड्यूल जिसमें एचआर रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को आप रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा मॉड्यूल से प्रोक्योरमेंट का होता है, तीसरा मॉड्यूल से फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट का फाइनेंशियल्स होते हैं जो हम लोग कहते हैं, और चौथा मॉड्यूल ट्रेजरी हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है, एफए का हो सकता है। और अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हो सकता है कि एक मॉड्यूल आपका प्रोजेक्ट का हो सकता है। तो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है, हर डिविजन्स को के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन होता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है कि जिससे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करते टाइम आप जो उसकी ग्रुपिंग देते हो, यानी उसको आप जब स्पेसिफाई करते हो देन यू आर यूजिंग द ट्रांजैक्शन कोड, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ एआईएस। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वो आपसे इसमें से कोई एग्जांपल पूछेगा और साथ में बोलेगा इज दिस अ एलिमेंट ऑफ एआईएस और गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ द एआईएस। This kind of questions you can expect.
Sir, can you explain that block codes and transaction files? See, transaction files is like when you are recording certain transactions, na? Operational data when you are entering into the system, like when you are receiving the GRN, the entry what you are doing, it's the Okay, transaction file. Got it. Okay, and it's going and updating the inventory. It's going and updating the GRIR accounts or some accounts called accrual accounts, depend upon your ERP. Okay, so master data is getting updated out of these transaction files. Okay, the block code I said, like for asset we are keeping some blocks so that when you are creating a chart of account, you are maintaining those blocks. Like you are getting some new kind of expenses. Now you have to decide whether this expense will go as a capex item or as a opex item. So the block codes helps you. Okay. ठीक है. अब बात आता है जी, what are the common transaction cycle? अब these are the very important things. Actually, this is written as a one-liner, but actually it's not a one-liner. Okay. So revenue to cash cycle. It is not just a one-line things. It has it's a many process involved in it. From revenue to cash, it has a mini process. Cash and capital expenditure cycles. Again, this has involved certain process. Production cycle, it has the process. Now we have an examples, and these are the cycles actually we are doing into our AIS, or we can say in our ERP. So see, for cash cycle, for expenditure, for human resources and payroll cycles, financing cycle and fixed asset cycles, and less general ledger and reporting cycle. Up now it can say that revenue to cash cycle, how it works and what are the process. So he says that what is the AIS used for in revenue to cash cycle. So what exactly the information this accounting information gives you out of revenue to cash cycle. So it is giving you the idea, the trackings for sale of goods and service. How much sales you have done, how much service you have rendered. So it is like a sales report. That is give you a clear idea कि आपने किस प्रोडक्ट की क्या सेल करी है. Recording of fulfilling of customer orders means you receive certain orders, whether that orders has been honored or not ordered, and what are the reasons for not ordering, whether out of stock situations or some you have a rush order, there you have to write the reasons. So you will come to know. So it will help you to plan for your next period. So when you are using the proper AIS, so from revenue to cash cycles, these are the things answered, like how much your sales done, you can come to know out of your revenue to cash cycle. Maintaining the customers record. Customer records means their master records, there are transactions record, like उनका data, like कहाँ है, क्या नाम है, कहाँ उनका mailing address है, all those things, and the transactions, how much is the pending, how much need to be recovered, and what are the time we are giving to him. And then again the billing of the goods, this is the very similar to this line, and the recording the payment and collected for the goods and services, and forecasting the sales and cash received using the output of the AIS. So these information is actually helping you to forecast for the next period. Okay, so like when I say AIS may, when you are having under the AIS, these are the modules, these are the revenue, these are the certain cycles. So from revenue to cash cycle, if this cycles runs, so what are the information you are getting, you are able to track your sales, you are able to get to know what are the, whether you are able to fulfill the customer order or not. तीसरा customers के record, maybe transaction, maybe the masters. दूसरा billings कितना हुआ है, तो it is like a very much to the first line. Recording of the payment, whether आपने कितना payment collect कर पाए हैं, वो सारी की recording. And last में क्या होता है, based on the available information आप अपने चीज को forecast कर सकते हो. तो आपके पास proper ERP होगा, then only you will have this data available, readily available. फिर आता है जी परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल से आपको क्या मिलता है, क्या व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट. तो पहले बोलते हैं जी, इससे हमको पता चल जाता है कि परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हाउ मच वी एक्चुअली प्रोक्योर्ड,
how much we did the purchasing of the goods, what are the service we have taken, how much amount we owed, like what is the liability, and making the timely and accurate vendors payment. Like आप proper aging बनाते हो कि नहीं और aging के हिसाब से payment देते हो कि नहीं, because it is going to help you forecast your cash requirement. If you don't have the proper AIS, if you don't follow the proper cycle for the purchasing expenditure, maybe you will miss something or you will do some extra payment, maybe sometime you will forget to pay some critical vendors. So it will help you to keep the controls. Maintaining the vendor records and the list of authorized vendors. Authorized vendor, why? Because sometimes what is happening, if you are buying from the authorized, so it means you are sure about the quality, type of supplies and all. But if you are buying from the outsiders, you may not aware of their quality of the goods, their like service styles. Maybe they will charge you less in the beginning, and later in the second stage, if you need some help, they will charge you more. So when you are doing the buying from the authorized, you are aware of all these things. So this cycle will help you to understand whether this purchase is done from the authorized or from the unauthorized. If unauthorized, what are the reason for going exceptionals? So it will help you to analyze your business more deeply, more and more. Managing inventory and to ensure all goods and purchase are received, properly recorded and properly dispensed from the inventory. So it means like purchasing an expenditure cycle है, तो it will help you कि आपने जो order दिया, whether you received or not, and how much you received in the inventory, and how did you deal with them. So ये सारे इंफॉर्मेशन आपको उस साइकिल से तो मिल जाएंगे, उस ERP के मॉडल से तो मिल जाएंगे, बट फॉर व्हाट? तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी परचेजिंग रिक्वायरमेंट को यू कैन इजीली फोरकास्ट. फिर बोलता है कि व्हाट इज द AIS यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल में आपको समझना है कि हम प्रोडक्शन साइकिल जब भी हम रिव्यू करेंगे तो कौन कौन सा आंसर्स वो मेरे को साइकिल दे सकता है. तो पहला बोलता है कि हमको कितना रॉ मटेरियल बाई करना पड़ेगा. दैट व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन साइकिल. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. Monitoring means what? To see whether it is going against the budget, it is going more the budget, it is going against the budget, it is going rightly the budgets. That what is called the monitoring. And controlling means if you now see, now you can decide whether I should go for this or whether I either go for that. So monitoring and controlling manufacturing cost, this can only be happen when you have a proper production cycle. Managing and controlling the inventory, for sure managing and controlling inventory is coming from the production, because production's requirement can decide how much the inventory you should procure, how much the inventory you should have available, so that your production should not go for your production should not stop. Then again, controlling and coordination for the production process. This production cycle is helping you to controlling and coordinating with the entire process, क्योंकि process involves the many things, many process, many steps. So अगर if you don't have the production cycles proper, maybe you will lose somewhere. फिर बोला है input for the budget, for sure, क्योंकि budget में ये input रहेगा तो आप अपने रॉ मटेरियल फोरकास्ट कर पाओगे. रॉ मटेरियल अगर आप फोरकास्ट कर पाओगे, देन ओनली यू कैन एडवाइस कि हाउ मच दे रिक्वायर द कैश. तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन साइकिल प्रॉपर रहेगी, देन ओनली इट कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. फिर बोलता है कलेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा फॉर द ऑपरेशन मैनेजर्स फॉर मेकिंग द डिसीजंस. यानी डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कॉस्ट के डेटा रहेंगे, देन ओनली यू विल हैव द प्रॉपर डिसीजन. क्योंकि आप अगर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विथ यू, मे बी आपके साथ आपके डिसीजन मेकिंग विल गो रॉन्ग. प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वेरिएंस रिपोर्ट्स, यूजुअली द जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस एंड ABC. डिपेंड्स, आपने कोई भी प्रोडक्शन साइकिल्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जो आपकी कॉस्ट एकोमुलेशन की टेक्निक्स होगी, चाहे वो जॉब कॉस्टिंग होगी, प्रोसेस होगी या ABC होगी, और उसकी जो कंपैरिजन्स करेंगे किसके साथ कि आपने एक्चुअल जो एक्सपेंस किया है, और आप देखेंगे कि इज देयर एनी वेरिएशन और नॉट, और फिर आप रीजन करेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के थ्रू. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि यू आर मैनेजिंग what are the things going exceptionally, even go high, even go low, either favorable variance or the adverse variance. You have to look for both. So if you don't have the production cycle proper, you cannot answer this question. So if you have a good production cycle, then only you are able to do this
management by exception means variance analysis and taking and going into and checking why the variance is. फिर बोलता है जी पेरोल साइकिल पे तो कुछ सारे क्वेश्चंस है कि आपके पेरोल साइकिल से आपको क्या क्या आंसर्स क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. तो बोलता है जी रिकॉर्डिंग हायरिंग एंड द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में बता सकता है. ठीक है, रिकॉर्डिंग दी हायरिंग एंड ट्रेनिंग कितना. दूसरा प्रोसेस एसोसिएटेड विद द टर्मिनेशन स्किल्स से रिलेटेड व्हाट आर द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग. यू कैन ओनली कम टू नो व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस, व्हेन यू सी दिस ह्यूमन रिसोर्सेस एंड पेरोल cycle. Maintaining the employees earnings records, because earnings reports will help you to the understand what like which employees is working according to their payrolls. Okay, whether they are overpaid or underpaid, all these things you can only come to know with this human resource and payroll cycles. Then again complying with the regulatory requirement including the payroll tax withholdings, यानी कि आपको TDS काटना है तो ये भी आपको पेरोल कि अगर प्रॉपर साइकिल आप मेंटेन करते हैं, आपके पास पूरा HCM का मॉड्यूल है, देन ओनली यू कैन एबल टू हैव द प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर द टैक्स डिडक्शन, किसका कितना किया, एंड यू कैन like after deduction you will make the payment to the employee, and withholding tax is like a TDS, tax deducted at source, and which you will be submitting to the government. So this is helping through the help by the HCM. फिर बोलता है रिपोर्टिंग और पेरोल बेनिफिट डिडक्शन सच एज फॉर द पेंशंस एंड मेडिकल, ये भी आपको वहीं से मिल पाएगा जो कि आपके पास प्रॉपर साइकिल से देन ओनली यू विल. फिर बोल रहा है टाइमली एंड एक्यूरेट पेरोल पेमेंट्स, यानी आपके पास प्रॉपर साइकिल है देन ओनली यू विल हैव द टाइमली एंड एक्यूरेट. नहीं तो क्या होगा, महीना के अंत में आप बैठिएगा एक्सेल पे बैठ के बनाते रहिएगा तो वहां पे किसी को पेमेंट ज्यादा चला जाएगा, किसी को कम चला जाएगा, किसी का एक दिन का सैलरी कम हो जाएगा, किसी का एक दिन का सैलरी बढ़ जाएगा. सो इन दैट केस पेरोल साइकिल अगर आपके पास है, प्रॉपर साइकिल है, इट विल हेल्प यू टू गिव द प्रॉपर डिसबर्समेंट ऑफ द बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉइज. ठीक है, तो दिस साइकिल्स हेल्प यू. अगेन जब आप फाइनेंशियल्स वाली साइकिल्स होती है तो वहां पे आपको क्या क्या हेल्प करती है. पहले बोलता है कि हाउ क्विकली फाइनेंसिंग साइकिल. ठीक है, फाइनेंसिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि पैसे कैसे आ रहे हैं, यानी ये फाइनेंसिंग साइकिल से मुराद ट्रेजरी मैनेजमेंट, इफ यू कैन अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो ट्रेजरी. तो यहाँ पे बोलता है इंफॉर्मेशन हाउ क्विकली कस्टमर्स आर पेइंग देयर बिल्स एंड सो टेंड टू द कैश कलेक्शंस फॉर यूज इन मैनेजिंग द कलेक्शन ऑफ कैश. Accounting Information System EFT, earliest I think EFT is earliest finance, पता नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा what exactly it means. Can be used to make the payment electronic funds transfer. अच्छा, EFT stand for electronic fund transfers. तो यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर आपके पास अच्छे AIS है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स कैपेसिटी है तो आप उससे क्या हो सकता है, पेमेंट को क्या हो सकता है, पेमेंट का जो टाइम गैप है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. साथ में बोला है कि एस्टिमेट्स द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स आर यूज्ड टू डेवलप द कैश फ्लो फोरकास्ट. ये जो आप प्रॉपर एआईएस यूज करेंगे, प्रॉपर ट्रेजरी मैनेजमेंट यूज करेंगे तो आपके कैश की रिक्वायरमेंट जो होगी यू कैन फोरकास्ट इट प्रॉपरली. फिर आता है जी कि प्रॉपर्टी एंड प्लान इक्विपमेंट. तो यहाँ पर फिर वही है कि व्हाट आर द आंसर्स दिस मॉडल विल गिव यू. तो ये मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आपके पास अगर फिक्स एसेट की मॉडल्स है तो क्या क्या क्वेश्चंस उसमें आंसर हो सकते हैं. तो आपको वो देखना है कि क्या प्रॉपर्ली अकाउंट्स हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं, नए वाले एसेट्स. दूसरा क्या डेप्रिसिएशन का शेड्यूल्स, ये आपको फिक्स एसेट मॉडल से मिल जाता है. एंड अकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू टू द फिक्स एसेट एंड ट्रैकिंग द डिफरेंस बिटवीन द बुक्स एंड टैक्स डेप्रिसिएशन. बुक्स एंड टैक्स डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहीं से कैलकुलेट होती है या डेफर्ड टैक्स एसेट यहां से कैलकुलेट होती है. तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने टैक्स की लायबिलिटी आपकी डेफर हो जाती है, समटाइम आपके टैक्स की लायबिलिटी समटाइम अपफ्रंट हो जाती है और आपको लेटर में बाद में आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टैक्स में 30% की रेट है और बुक्स में अगर 20% का रेट है, इसका मतलब यू आर एक्चुअली गिविंग टैक्स अप फ्रंट टू द गवर्नमेंट मोर. सॉरी, इफ यू आर हैविंग द 30% ऑफ टैक्स एंड आपकी जो टैक्स में 30% का डेप्रिसिएशन है एंड योर बुक हैज 20% का डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो अपने हिसाब से
आप कम एक्सपेंस बुक करोगे एंड यू विल पे मोर टैक्स, बिकॉज यहाँ पर आपने एक्सपेंस कम क्लेम किया, जबकि टैक्स में यू हैव मोर एक्सपेंस टू क्लेम। इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा आपने दे दिया तो वो आपके लिए हो गया जी डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको बोलते हैं DTA। ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपको टैक्स में जो रेट है 30% की है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके बुक्स में अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगा? अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स ये होगा कि आपके बुक्स पे टैक्स का जो रेट है वो 20% का है और आपके बुक्स में यू आर गिविंग 30%। आप अपने बुक्स पे ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो और टैक्स में क्या हो रहा है, सिर्फ 20% का टैक्स आपको रेट दे रहा है। तो इन दैट केस जो भी आपका पैसा होता है वो आपके लिए टैक्स लाइबिलिटीज बन जाता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि आपके लाइबिलिटीज जो होते हैं बुक के हिसाब से डेफर हो जाते हैं। आप बुक में ये सोचते हो कि हम नेक्स्ट पीरियड में जाके पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर है तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है और आपके पास व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो ये आपको हेल्प करता है समझने में कि आपके पास कितने की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और कितने की डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर बोलता है कि मेंटेनिंग द रिकॉर्ड लोकेशन फॉर द फिक्स एसेट, क्योंकि आपको पता होता है कि फिक्स एसेट जो होता है किसी यूजर्स के पास हो सकते हैं और दूसरा डिफरेंट प्लेस पे होंगे, तो ये वाली साइकिल आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ एसेट। ठीक है, फिर बोलता है ट्रैकिंग द डिस्पोजल ऑफ द फिक्स एसेट एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ गेन एंड लॉस। तो ये क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपर फिक्स एसेट मॉड्यूल्स है देन विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द प्रॉपर कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। आपने जब उसको डिस्पोज किया तो क्या मिला। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट का सिचुएशन कब आता है, जब योर कैरिंग वैल्यू इज मोर देन द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बोलता है कि आपके बुक्स की एसेट जो है वो 100 है एंड आपके बुक्स में इसकी कैरिंग वैल्यू 150 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो एसेट हैज बीन इंपेयर्ड बाय 50 बट स्टिल यू आर कीपिंग इन योर बुक्स। तो आप अपने बुक्स को अगर करेक्ट करना चाहोगे तो यू नीड द फिक्स एसेट रजिस्टर, वो आपको हेल्प करता है। फिर बोलता है ट्रैकिंग द रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो उससे आपके एसेट्स की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है, एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है या लाइफ बढ़ जाती है, देन यू कैन क्लासिफाई दैट कैपिटल एसेट। फिर आप उसको कैपिटल एसेट मॉड्यूल के थ्रू कैपिटलाइज करोगे। और अगर नॉर्मल है उसके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, कुछ छोटा मोटा कंज्यूमेबल्स के रिपेयरमेंट है या फिर उसके लाइक रनिंग एक्सपेंसेस टाइप के अगर कुछ रिपेयर्स है तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट में पीएल में लेके चले जाएंगे। फिर अब बोलता है कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस का मतलब होता है बहुत सारे डेटा फाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो था हमारा, यहाँ तक में जो अभी तक चीजें थी, यहाँ तक में हमने अकाउंटिंग AIS और उसके साइकिल्स और उसके कंपोनेंट के बारे में जो चीजें पढ़ी है। अभी तक में हम लोगों ने कुछ नई चीजें नहीं करी है। अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी जी, कि हमारा AIS ऐसा सिस्टम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके साइकिल्स कैसे काम करते हैं और व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इसके अंदर अभी तक में कोई अगर मसले हैं तो प्लीज बताएं। हाँ मिराज भाई, जी बोलिए ना। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट साइकिल में जी जी, डिस्पोजिशन का नहीं आएगा? क्यों? असेट का डिस्पोजिशन का आया ना, जब सेल आउट करेंगे तो यहाँ आया ना डिस्पोजिशंस, प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ डिस्पोजिशन, ये तो कैलकुलेशन है ना। ट्रैकिंग डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ गेन, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। आ जाए। ठीक है, तो ये DTR का थोड़ा सा रिपीट करते हैं और इम्पेयरमेंट में देखिए ETL को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, वैसे इसका ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। पर अगर हमारे तौहीद भाई, हाँ ये अलग स्टोरी है मेरा, ये अलग स्टोरी है। हाँ मैं बता दो रहा हूँ कि तौहीद भाई होंगे तो उनको पता है, बताएंगे वो। सही है, ठीक। हाँ सही बात। देखिए ये है बुक्स, बुक्स मतलब आपकी बुक्स,
और ये है इनकम टैक्स रिपोर्ट रिटर्न ITR। ठीक है, अब आपने एक एसेट खरीदा 1000 का और आपके बुक्स के हिसाब से उसमें 20% का डेप्रिसिएशन है, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन जी? 200। ठीक है, और आपकी टोटल रेवेन्यू जो है से 2000 से 1500 की है, 1500। ये एक्सपेंस यहां डालिएगा, तो आपके लिए नेट प्रॉफिट कितना आएगा जी? 1300। गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो है 45%। तो 1300 का 45% कैलकुलेट करके कोई बता दे मुझे। 585। 585। तो ये आपके अपने बुक्स के हिसाब से टैक्स की लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई जी? टैक्स की लायबिलिटी। अब आ जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो है 30%, और आपकी एसेट अभी भी कितनी है जी? 1000 की ही है। यानी अब जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितने का कर रहे हैं? 300। अब आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाइएगा, टोटल रेवेन्यू लिखिएगा 1500। अब डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कीजिएगा? 300। अब आपकी यहाँ पे जो प्रॉफिट आई वो कितने की आई? 1200 की आई प्रॉफिट। ठीक है, अब आपकी जो प्रॉफिट आई वो कितने की आई? 1200। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी जो निकालनी है वो 45% के हिसाब से 1200 का कितना होगा? 540। 540। इनकम टैक्स आपको क्या बोल रहा है? 540 हमको दे दो, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इनकम टैक्स कितना देना चाह रहे हैं? 585। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 45 का। अभी मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया, बोल रहा है कि ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेफर टैक्स एसेट। DTA। तो यानी अब ये जो हम इसको लिखेंगे ये मेरे लिए क्या बन गया जी? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। यानी ये एक तरह से आपका करंट एसेट है। 45 आपका एडवांस टैक्स पेमेंट है जो आप फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा जी? एडजस्ट। तो ये हो गया जी एक। तो ये एक सिचुएशन बनती है। इसका एक अपोजिट साइड भी सिचुएशन। जी भाई बोलिए। ये जो 45 है इसको, बट वी हैव टू पे दिस अमाउंट राइट? नहीं, आपको अपने बुक्स को अगर फॉलो करते हुए, क्योंकि आपको जो है ना, आई मीन इंडिया में एक मार्जिनल अल्टरनेटिव टैक्स का कंसेप्ट है जहां पे बोला जाता है कि आपका बुक टैक्स और एक्चुअल टैक्स जो ज्यादा है आप अभी पे कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, दे वांटेड टू इंश्योर देयर रेवेन्यू। ठीक है, तो वो आपको बोलता है भाई साहब ऐसा करो कि आप ये वाला पैसा अभी दे दो,
और अपने बुक्स में एक बार एडवांस रिकॉर्ड कर लो। जब असेसमेंट का टाइम आएगा, व्हेन आई विल असेस योर इनकम, अगर कुछ कम बेस हुआ तो आई विल एडजस्ट अगेंस्ट दिस, एंड अगर आप कम दिए रहोगे देन यू हैव टू मेक द पेमेंट, और अगर आप ज्यादा दे दोगे तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, या फिर सब्सिक्वेंट पीरियड में आप एडजस्ट कर लेना। तो ये डीटीए भी एक तरह का एडवांस टैक्स की तरह है कि आपको आपके बुक्स ने आपको क्या बताया कि भाई जो अकाउंटिंग जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 485। तुम एक काम करो, पे कर दो। गवर्नमेंट ने कम रेट ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट अभी आपसे टैक्स कम मांग रही है, इसका मतलब जो भी मेरा एडवांस टैक्स है वो मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट है। दूसरा साइड में ये हो सकता है, because DTA means IRS is asking more, right, than the gap. So नहीं, IRS is asking 450 only, बट ये Okay. गैप आपका बता रहा है कि 485 होता है। Yeah, that's right. तो 45 हम लोग defer Miraj bhai, we can say actual cash basis or accrual basis, right? नहीं, वो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे सारा काम अक्रूवल पे हो सकता है, हो रहा है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल। No. That I mean the tax IRS is based on actual cash basis. No, IRS has given certain specified rates on certain items. They have already specified कि आप ये एसेट्स ये रेट से डेप्रिशिएट करो, बट आपका एक अपना नेचर ऑफ बिजनेस है जो गैप और IFRS को कंप्लायंट है। वहां पे बोलते हैं कि आप 30% डेप्रिशिएशन करो या 20% ऑफ डेप्रिशिएशन करो। वो आपका अपना एक बिजनेस की जो होती है ग्रुप होती है, और बिजनेस के जो अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं उसके बेस पे आप डेप्रिशिएशन ये करते हो, एडॉप्ट करते हो। कोई उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि आपने कभी ऑडिट अगर करी होगी नहीं करी होगी, अगर ऑडिट देखी होगी तो आप जब किसी चीज का लाइफ डिसाइड करते हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं होता। आपके लिए वो एसेट का लाइफ 5 इयर्स है, मेरे लिए वो 4 इयर्स हो सकता है। तो मैं 4 इयर्स को जस्टिफाई करूंगा, आप 5 इयर्स को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस की प्रैक्टिस डिसाइड करती है उसका डेप्रिशिएशन रेट, इंडस्ट्री के पैटर्न और प्रैक्टिस डिसाइड करते हैं। बट इनकम टैक्स या IRS का जो रेट होता है वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ इसके ऊपर मैं आपको 30% दूंगा। तो इनिशियली आपसे गवर्नमेंट बोल रहा है कि 540 का टैक्स लायबिलिटी बनता है, कम एंड पे द टैक्स। बट आपने बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि आपने एक बुक्स को बना के रखा हुआ, तो आप जो भी एडवांस टैक्स दे रहे हो यू आर जस्ट कीपिंग एज अ DTA, सो दैट फ्यूचर में अगर टैक्स की लायबिलिटी आएगी यू कैन एडजस्ट आउट ऑफ इट। दैट्स ऑल। अच्छा, छोटा सा इसमें ये था कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं कि मैं अपने बुक में एक्सेस बुकिंग की है इसकी पेबल रिड्यूस कर दिया बाद में, पॉसिबल है? देखिए फ्यूचर में ये दोनों टैक्स ये हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, कोई भी चीज खत्म नहीं होगा। एक मिनट भाई, ये 584 ये बुक वाली है क्या? हाँ, ये बुक के हिसाब से डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन एज पर बुक्स है। और डिप्रिसिएशन एज पर IRS 540 है जी, IRS 540 तो ये DTL है? नहीं, ये DTA है भाई। DTL, अच्छा DTL कैसे? IRS is greater than gap? IRS is not greater, IRS जो है क्या है ये, IRS यहाँ पर लो है। अच्छा, हाँ ओके। मतलब हम ज्यादा पे करते हैं लाइक प्रीपेड। हाँ, मैंने बताया तो लाइक एडवांस पेमेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक एडवांस पेमेंट की तरह होता है। चले यहाँ तक मैं फिर आगे अब चल रहा थोड़ा सा। ठीक है महेश भाई, कोई बात नहीं, ये अलग है टॉपिक पर। एनी हाउ इसीलिए वहां पे एकदम शॉर्ट में लिख दिया, ज्यादा
अभी उस पर नहीं लगाने का। अगर ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसका मतलब सिचुएशन ये है, टैक्स में 30% है, बुक्स में 20% है, तो आप उसको डेफर्ड टैक्स एसेट लिख देना। अगर अंडर पेमेंट है तो उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कर देना। दैट्स ऑल। इससे इजीएस्ट वे नहीं है याद रखने का, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो एक क्वेश्चन हम लोग बुक से ले लेंगे एंड वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम। डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस का नाम ही आपको पता होगा, हर बंदा आजकल डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, तो एवरीबॉडी नोज द डेटाबेस मींस व्हाट। डेटा मींस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल होता है जो कंबाइंड इन वन लोकेशन टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस हमेशा अपडेट होता रहता है, यानी जो लाइन नहीं चाहिए उसको कट करो, जो लाइन ऐड करना उसको ऐड करो, ठीक है। तो रिडंडेंसी में जो फालतू हो गया इन्फॉर्मेशन, जो भी काम का नहीं उसको आप हटा सकते हो। डुप्लीकेशन से मतलब ये होता है कि आप अगर प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करते हो तो आपको एक ही चीज के लिए 5 बार फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही मास्टर फाइल बना लो, वहां से आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करो एज एन व्हेन बेसिस पे। तो क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर डेटाबेस बनाया है तो आपकी ये डुप्लीकेशन यानी दोबारा जो है वो काम करने से आपको बचा लेता है। That can be used by the different applications, program modules and accessed by the multiple users. ठीक है। डेटाबेस के लिए बेसिकली हम लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस के लेवल पे SQL जो होता है सबसे बेहतर जो होता है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, ये मिनिमम डेटाबेस का है। दूसरा एक MS एक्सेस भी होता है, इस पे भी हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। छोटे छोटे जो ERP होते हैं वो ये सब यूज़ करते हैं। बड़े वाले तो और उनका ये होता है क्योंकि वो क्लाउड पे डेटाबेस मेंटेन करते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया होती है। बट छोटे लोग क्या, SQL होता है, MS एक्सेस होता है, इस पे वो क्या होता है टेबल्स बना के बेच करते हैं और सारे यूजर्स वहाँ से डेटा को अपने यूज के हिसाब से ये करते, रिट्रीव करते, यूज करते और अपडेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जी कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। पहला बोला 1 to 1, 1 to many, many to many। 1 to 1 का मतलब क्या, एकदम जिसका है उसका है। 1 to many का मतलब होता है एक बंदा उसको अपडेट कर रहा है, यूजर्स बहुत है। मैनी टू मैनी का मतलब होता है बहुत जगह से अपडेट हो रहा है, बहुत लोग के लिए अपडेट हो रहा है। तो ये वन और मैनी का मतलब होता है ये अपडेट वाली बंदे, ये जो डेटा का मेन एक्सेस है ये कौन है, 1 मैनी मैनी ये यूजर्स है। तो 1 to 1 का मतलब हो गया कि आपका डेटा आप ही यूजर हो। 1 to मैनी का मतलब होता है आपका डेटा है, 4 आदमी यूजर्स है, यानी प्रोक्योरमेंट भी सेम डेटा यूज कर रहा है, HR भी सेम डेटा यूज कर रहा है, फाइनेंस भी सेम डेटा यूज कर रहा है, सेल्स भी सेम डेटा यूज कर रहा है, IT भी सेम डेटा यूज कर रहा है, बट ये अपडेट एक ही जगह से हो रहा है। और मैनी टू मैनी का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा एक ऐसा ERP सिस्टम है जो हर बंदे के पास एक्सेस है डेटा को अपडेट करने का। यहाँ पे डेटाबेस रखा हुआ है और यहाँ कुछ डाटा HR से आ रहा है, कुछ डाटा प्रोक्योरमेंट से आ रहा है, कुछ डेटा फाइनेंस से आ रहा है, कुछ डेटा IT से आ रहा है। हर डिपार्टमेंट हर मॉड्यूल से उसमें डेटा अपडेट हो रहा है और हर बंदा उसको एक्सेस कर रहा है। तो ये एक डेटा का स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप डेटा को डिसाइड करते हैं तो उसका ये मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वो इस टाइप की होती है, 1 to 1, 1 to many, many to many। तो इस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। फिर बोल रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक तरह का ये होता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है दैट सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है DBMS, इसका जो स्मॉल फॉर्म होता है DBMS होता है। तो ये क्या होता है, एक यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है बिटवीन, ये एक इंटरफेस यानी एज अ इंटरमीडिएट यहाँ पे बैठा होता है। ये यूजर्स के पॉइंट, ये यूजर्स जो होता है इस इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, ठीक है। बिटवीन द यूजर्स एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज टू सेट द इंटररिलेटेड सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड डेटा फाइल बाय द सब स्टैंडर्डाइजिंग द स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो यहाँ से क्या होता है कि ये आपको डेटाबेस मैनेजमेंट ये 4 तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पहला स्टैंडर्डाइजिंग द स्टोरेज, यानी उसके जो स्टैंडर्डाइजिंग का यानी उसके जो स्टोरेज का जो फॉर्मेट्स है या उसमें जो डेटा को वो अपडेट करेगा उसके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर देता है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा से फर्दर जो काम होता है यानी डेटा से इंफॉर्मेशन बनना या डेटा से और डेटा को बनना, वो मैनिपुलेशन एक्चुअल में कहलाता है। रिट्रीवल डेटा का मतलब ये होता है कि वो डेटा को जो आप लेते हो इंटरफेस पर किसी काम के लिए, वो रिट्रीवल ऑफ डेटा कहलाता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस, मेंटेन इट,
डेटाबेस डीबीएमएस जो होता है वो आपको हेल्प करता है किसमें, डेटाबेस बनाने में एंड मेंटेन करने में, यानी मेंटेन करने का मतलब उसको करंट एंड अपडेटेड बनाने में एंड सेफगार्ड करने में, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर दे, और मेक द डेटा अवेलेबल फॉर द यूजर्स एप्लीकेशन एंड द इंक्वायरीज, यानी यूजर्स को डेटा, यानी कि अगर इसको सीआईए अगर बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। सीआईए का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ताकि वो सेफगार्ड हो जाए, इंटीग्रिटी मेंटेन करना ताकि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, डेटा एज इट इज होने चाहिए, डेटा के साथ कोई उसमें डेटा को ये नहीं कर सके, मतलब उसके डेटा की इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि एज एंड व्हेन जब आपके यूजर्स को जरूरत पड़े वो उसको मिल जाए। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये वाली फैसिलिटी आपको कैटर करवाती है। उसके बाद ये है, ये इन्होंने बताया कि डीबीएमएस के 4 फंक्शन बताएं, तो बोलता है कि डेटाबेस का डेवलपमेंट, डेटाबेस का मेंटेनेंस, डेटाबेस का इंटेरोगेशंस और एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये आप एक बार बुक रेफर कर लेंगे क्योंकि मैं इस पे मजीद कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, ये जो है स्कीमा, सब स्कीमा, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे उसका डिटेल नहीं है, इसको भी आप थोड़ा बुक से देख ले क्योंकि इसको जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था, तो इसको एक बार बुक रेफर कर लें आप। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव होता है, तो बोला है यूजर्स कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम बाय यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज सच एज द एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको एसक्यूएल के थ्रू डेटा को रिट्राइव किया जा रहा है। फिर बोला गया, अच्छा उसके बाद जो है अब बात आती है कि जी ईआरपी के बारे में, तो ईआरपी भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ईआरपी होता क्या है, पहले क्या था कि हर डिपार्टमेंट का एक अपना सिंगल सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल होता था, सारे बंदे काम करते थे, एक बंदा आता था जो सारे मॉडल से इंफॉर्मेशन को लेके कंसोलिडेट करता था। अभी वो ईआरपी ने क्या किया, सारे मॉडल को एक जगह पे लाके कंसोलिडेट कर दिया एक सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जितने भी मॉड्यूल है, प्रोडक्शंस, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड होते हैं, और सब जो होता है सब कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं, और सबका डेटा सेम एक ही इंस्ट्रक्शन से सारे जगह पे जाके डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये उनसे हमसे पूछा गया कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंट्स प्रोडक्शंस, प्लानिंग इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग व्हाट रॉ मटेरियल टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। तो ये प्रोडक्शन मॉड्यूल्स आ गया। लॉजिस्टिक इनबाउंड हो सकता है और दूसरा आउटबाउंड हो सकता है। आउटबाउंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इनबाउंड का मतलब मटेरियल जो आप परचेज करते हो उससे रिलेटेड। अकाउंटिंग फाइनेंस तो आपको पता ही होगा कि हम लोग काम करते हैं उसके लिए। दूसरा एचआर जो होता है वो पर्सन से रिलेटेड, पेरोल रिलेटेड, डिस्बर्स एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है एचआर मॉड्यूल में होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कि सेल्स ऑर्डर आया है उसके हिसाब से आपने ऑर्डर को फुलफिल किया कि नहीं किया, या ऑर्डर मैनेजमेंट जो भी होते हैं, ये सारे जो होते हैं सेल्स मॉड्यूल के थ्रू होते हैं। तो एआरपी में क्या होता है, सारे मॉडल इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड होते हैं तो उससे क्या होता है कि सारे इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड होते हैं फॉर कॉमन पर्पस। और वो पर्पस क्या होता है कि ईआरपी सबसे बेस्ट रिजल्ट दे, और साथ में इसको मल्टी लेवल पे जाके अपडेट नहीं करना होता है। यहाँ पे अगर एक डिपार्टमेंट का अपडेट होता है तो उसका इंफॉर्मेशन, उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट को भी पड़ जाता है। ठीक है, उसका जो कॉमन फीचर्स क्या है, ये इंटीग्रेटेड है और सेंट्रलाइज डेटाबेस है, यानी वन डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या करना पड़ता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। आपको सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को जाके समझना होता है कि कैसे कैसे काम करेगा और कौन कौन से प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन यू डू दिस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज एंड एक्सटेंडेड ईआरपी सिस्टम इंक्लूड्स। तो ईआरपी का एक्सटेंडेड सिस्टम जो है, अभी शायद अगर किसी ने ओरेकल पे काम किया तो ओरेकल अभी क्या करता है कि जो उसके ओरेकल का जो नया वर्जन है उसमें क्या होता है कि आप अपने
वेंडर्स को भी एक लॉगिन बना के देते हो और वेंडर्स जो आपको इंफॉर्मेशन या बिल आपको जो देना चाहता है वो वहां पे जाके अपडेट कर देता है, अपलोड कर देता है। तो वो एक तरह की एक्सटेंडेड सर्विस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था कि एक्सटेंडेड सर्विस किसको आप दे रहे हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, सप्लायर्स को दे सकते हैं, या कोई दूसरे आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स या पार्टनर्स हैं उनको दे सकते हैं। तो वो क्या होगा, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो क्या होगा, आपका अपना टाइम बच जाएगा। अभी एतिसलात वाले ने क्या किया कि एतिसलात का यदि आप पेमेंट करते हैं तो दे आस्क यू टू क्रिएट द B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस रेफरेंस। तो क्या होता है, आप जो पेमेंट किया, जिस अकाउंट के अगेंस्ट में पेमेंट किया, उसके लिए कोड जनरेट करना पड़ता है। इफ यू गिव द कोड दे विल जस्ट पुश बटन एंड इट विल बी अलोकेटेड। सो देयर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, एलिमिनेटेड एंड इट कम्स टू यू। तो वो क्या है, एक तरह की एक्सटेंडेड सर्विस है। ठीक है, तो द सिस्टम इंटरफेस विद द कस्टमर एंड सप्लायर्स थ्रू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन दैट गिव द पार्टनर्स along with the supply chain access to the internal information for the supplier and customer। यहाँ पर वही अपने सबसे अच्छा एग्जांपल्स याद रखेंगे कि एतिसलात ने अभी वो वाला चीज इंप्लीमेंट कर दिया, और ये ओरेकल में काफी दिनों से है कि वो अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए एक लॉगिन बना के देता है और बताता है कि आप अपना डेटा, आप अपनी चीजें वहां अपडेट कर दे, हमको बैक ऑफिस में सारी चीजें मिल जाएंगे। तो ये उसकी एक्सटेंडेड सर्विस है। ठीक है, अब बात आता है कि डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, तो बोलता है कि टू बी यूजफुल डेटा स्टोर इन अ डेटा वेयर हाउस, ये एरर फ्री होने चाहिए, यूनिफॉर्म्ड होने चाहिए। तीसरा, कवर द लॉन्गर पीरियड स्पैन दैट द कंपनीज ट्रांजैक्शंस टू इनेबल द हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐसा कि फुल डेटा होना चाहिए। अलाउ एक्सेस टू राइट द क्वेरीज दैट कैन ड्रॉ द इंफॉर्मेशन। ये क्वेरीज क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सेल काम करना बंद कर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अगर ये कोई दूसरी सॉफ्टवेयर, कोई दूसरी अगर लैंग्वेज आती है तो आप उसमें क्वेरी लिख के आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन बना सकते हैं जो कि यूजर्स के लिए काम में आ जाए। तो क्या होता है कि बहुत सारे डेटाबेस पे ये क्वेरी लिखने अलाउ नहीं करता है। तो अभी बोलता है कि अगर अच्छा डेटाबेस चाहते हो तो वहाँ पे यूजर्स को ये भी ऑप्शन दो कि यूजर इस सेम डेटाबेस को यूज करके ही कैन राइट हिज प्रोग्राम, ही कैन राइट हिज क्वेरी सो दैट ही कैन गेट व्हाट ही कैन make the information what he is needed out of this table, out of this transaction। ठीक है, तो ये अच्छे डेटा का ये भी एक फीचर्स है। तो इसमें से एरर फ्री होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, लॉन्गर यानी बड़ा पीरियड का होना चाहिए, ताकि आप हिस्टोरिकल डेटा को मतलब हिस्टोरिकल जो आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए आपको एनालिसिस करने के लिए, वो दैट यू कैन टेक आउट ऑफ इट। और लास्ट, वहाँ पे आप जो है इतना रूम होना चाहिए, इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जो यूजर्स है ही कैन राइट द क्वेरी लैंग्वेज सो दैट ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन द वे ही वांट। बट आपको शायद पता होगा कि ये जैसे सैप वैप है, वहाँ पे ये दूसरे एक्सटर्नल बंदे को क्वेरी लिखने नहीं देते वो लोग। उनकी जो डेटाबेस होते हैं वो काफ़ी वो होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती है। फिर बोलता है डेटा मार्ट जो होता है, इट्स सबसेक्शंस ऑफ डेटा मार्ट जो होता है वो वेयर हाउस का छोटा हिस्सा होता है। इट इज लाइक अ सब सेक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस दैट प्रोवाइड द यूजर्स विद एनालिटिकल कैपेसिटीज फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ डेटास। यानी ये पूरा का पूरा आप डेटा नहीं देते, बल्कि ये एक तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होते हैं, जिनको आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना है वो उतना ही आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके दे देते हैं। तो इट इज नॉट अ वेयर हाउस, इट इज लाइक डेटा मार्ट, उसका छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि 3 तरह के डेटा मार्ट हो सकते हैं। पहला बोलता है कि एक डेटा मार्ट डिपेंडेंट हो सकते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट हो सकता है, तीसरा हाइब्रिड हो सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो सर थोड़ी सी वॉइस नहीं कटिंग हो रही, माइक नहीं भाई, हाँ बोला कि there is a 3 टाइप ऑफ डेटा मार्ट। 3 टाइप का डेटा मार्ट होता है। डेटा मार्ट बस इतनी याद रखेंगे, वेयर हाउस का छोटा फॉर्म होता है, हो गया। बोला है कि डिपेंडेंट डेटा मार्ट जो बोलता है कि ड्रॉज एन एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउस। ठीक है, यानी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी में आपने पार्टीशन करके कुछ एक डेटा मार्ट बना दिया, या किसी को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके डेटा मार्ट बना के दे दिया। यहाँ पे बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज क्रिएटेड विदाउट द यूज ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो हो सकता है कि डेटा वेयर हाउस का डेटा को नहीं यूज कर रहा, बल्कि एक छोटा जगह बना के वहां पर डेटा डाल के यूजर्स को दे दिया जाता है। यानी डायरेक्ट डेटाबेस से ये लिंक नहीं होता, बल्कि यहाँ
डेटाबेस से उठा के एक नया टेबल बना के वहां से यूजर्स को बना के एक इंटरफेस के थ्रू दे दिया जाता है। तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस से लिंक नहीं होते हैं। और हाइब्रिड में क्या बोलता है कि इसके अंदर बोथ एलिमेंट होते हैं, यानी कि समटाइम इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम, समटाइम्स क्या होता है इसमें एक और पार्टीशन बना होता है जहां पे वो डेटा होते हैं जिनका डेटाबेस से कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक हाइब्रिड डेटा मार्ट है। तो ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बड़े ट्रिकी होंगे आपके एमसीक्यू में, तो थोड़ा उसको पढ़ के समझदारी से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग रुकते हैं। आपको पढ़ने के लिए मैं ये तो भेज ही रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि जो पहला सेक्शन है, चैप्टर 1 है, वो तकरीबन कोई 25 पेज का है आपके हॉक के बुक में। एक बार बेहतर होगा कि एक बार आप भी निकाल के थोड़ा सा रीड कर लें, ताकि आपकी थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आपके पास एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि है क्या। थोड़ा डिटेल्ड के लिए तकरीबन 20 क्या बोल रहे हैं? इतना ही काफी है सर, और ज्यादा इतना काफी है? नहीं, इतना समझ लेंगे तो काफी होगा। नहीं, चैप्टर एक 1 बार चैप्टर 1 है, हाँ हमको पता है चैप्टर 1 था यहाँ तक। उसमें हमने अगर EFM करा दिया ना, चैप्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, डेटा गवर्नेंस। तो चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली आपको पढ़ने के लिए क्या क्या है, तो मैं आपको 2 मिनट में इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर पढ़ने के लिए है कि AIS क्या है, AIS के कंपोनेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स, व्हाट आर द थिंग्स, मतलब उस डिफरेंट साइकिल से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैसे कैसे काम करती है। तीसरा आपने पढ़ा डेटा वेयर हाउस के बारे में, डेटाबेस के बारे में, ERP के बारे में, ERP का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ERP कैसे काम करती है, ERP के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या है और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ये पढ़ा। और लास्ट में आपने पढ़ा डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, डेटा वेयर मार्ट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस खुद से भी पढ़ेंगे तो इट वोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं यही बोलूंगा कि आखिरी दिन का इंतजार न करें, आज ही खत्म कर ले, बैठ के पढ़ें खुद से। कुछ अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो बताएं, और कुछ नहीं समझ में आता है तो भी बताएं। ठीक है, तो वकार भाई कुछ बताएं, आइडिया दें। वकार भाई जी जी जी। तो क्या लग रहा है, बैठ के भी करेंगे, आधा घंटा में हो जाएगा, आधा पौन घंटा में लगा ले। ठीक है, जी बस जी। अभी मैं भेज दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर में सबको मिल जाएंगे ईमेल में। ओके। ठीक है, 15, हाँ। तो बाकी जो है इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं देखता हूँ कि अगर बनता है तो अभी भेज दे रहा हूँ, ताकि आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना इस पे। ठीक है, और रोशन भाई गुड इवनिंग। अरे किधर है रोशन भाई आप?